हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी के सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में मैंने हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के ऊपर वीडियो बनाया था, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है जानना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वाले वीडियो का, आप वहां से वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले हम लोग एक वर्ड है दैट इज रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी। कॉपी बनाना, किसी चीज की भी कॉपी बनाना या रेप्लिका बनाना ही कहलाता है रेप्लिकेशन। तो जब डीएनए अब ये कोई डीएनए है, जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि डीएनए ने अपना रेप्लिकेशन बना कर लिया और अपना रेप्लिका बना लिया। दिस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। जब एक डीएनए अपना रेप्लिका बना लेता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि ये डीएनए जो है, ये वाला डीएनए जो है, ये अपना रेप्लिका क्यों बना रहा है? क्यों ये डीएनए का रेप्लिकेशन, अपना रेप्लिकेशन क्यों कर रहा है? तो क्वेश्चन है व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन अकर। पहला क्वेश्चन तो ये कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्यों है, व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन अकर। दूसरी चीज, वेयर डीएनए रेप्लिकेशन अकर, डीएनए रेप्लिकेशन कहां पर होता है। और थर्ड क्वेश्चन है व्हेन डीएनए रेप्लिकेशन अकर, डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है। और ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चंस हैं जो सबसे पहले आपको जान लेने हैं डीएनए रेप्लिकेशन से पढ़ने से पहले। तो डीएनए रेप्लिकेशन में पहला क्वेश्चन है व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन अकर। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जितनी भी सेल्स होती हैं, उन सभी सेल्स में अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है, सिमिलर होता है। अब अमाउंट ऑफ डीएनए सिमिलर होता है और कोई अगर सेल जो है, ये इनिशियल मान लो ये कोई सेल है, फॉर एग्जांपल मैं मान सकता हूं ये जाइगोट है। ये सेल जब डिवाइड करेगी तो इसमें जो अमाउंट ऑफ डीएनए है, ये जो अमाउंट ऑफ डीएनए मान लो ये अमाउंट है सी, अगर ये डिवाइड करेगी तो इसमें जो नई सेल्स बनेंगी उन नई सेल्स में अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ हो जाएगा। अगर इसमें सी था तो इसमें हो जाएगा C/2 और यहां पर भी हो जाएगा C/2, अमाउंट हाफ हो जाएगा डिवीजन के समय। ये सेल्स जो है फिर डिवीजन करेंगी, ऐसे इनका भी जो अमाउंट है वो हाफ हो जाएगा, C/4 और ऐसे ही डिवीजन होता जाएगा और अमाउंट हाफ होता चला जाएगा और एक दिन क्या होगा, डीएनए का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो सेल है ये डिवीजन से पहले करेगी रेप्लिकेशन। क्या करेगी? रेप्लिकेशन। और ये जो अमाउंट ऑफ इसका डीएनए है जैसे C, इसको ये डबल कर लेगी और हो जाएगा 2C। और फिर जाकर के ये सेल जो है डिवाइड करेगी। अब जब ये सेल डिवाइड करेगी जिसका अमाउंट 2C हो चुका है तो यहां पर आएगा C और यहां पर भी आएगा C। तो देखो जो सिमिलर अमाउंट ऑफ डीएनए पेरेंटल सेल में था वही अमाउंट जो है कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है डॉटर सेल्स के अंदर। तो जो डीएनए का एग्जिस्टेंस है उसको बनाए रखने के लिए और सेम अमाउंट ऑफ डीएनए को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये चीज क्लियर हो गई कि डीएनए रेप्लिकेशन क्यों होता है। सेकंड क्वेश्चन था वेयर डीएनए रेप्लिकेशन अकर। तो ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है क्योंकि न्यूक्लियस तो होता नहीं है और जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में होता है। और यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन डीएनए रेप्लिकेशन अकर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हेन डीएनए रेप्लिकेशन अकर, बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में मेनली क्या आते हैं, बैक्टीरिया, और वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर। तो समझ लो कि ये कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है। जब ये डिवीजन करती है उससे जस्ट पहले ही ये रेप्लिकेशन करके अपने अमाउंट को डबल कर लेती है। जिस समय ये रेप्लिकेशन डिवीजन करने जा रही होती है उससे जस्ट पहले ये क्या कर लेती है, अपने अमाउंट ऑफ डीएनए को डबल कर लेती है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो डिवीजन होता है इसी को तो हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ही क्या है, रिप्रोडक्शन है। तो ये जब सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन करने वाली है उससे पहले इसने क्या कर लिया, अपने अमाउंट को डबल कर लिया, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन कर लिया है। एक क्वेश्चन आया था 2017 नीट में कि बताइए प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, तो रिप्रोडक्शन से पहले होता है, दैट इज प्रायर टू बाइनरी फिजन। ये चीज आप समझ लीजिए कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन रिप्रोडक्शन से या डिवीजन से पहले होता है। बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में आपने पढ़ा है क्लास 11th में कि सेल साइकिल पूरा एक चलता है डिवीजन का। किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए पूरा एक सेल साइकिल चलता है। इसमें दो फेज होते हैं, एक होता है एम फेज और दूसरा होता है इंटरफेज। इंटरफेज में भी 3 फेज होती है, दैट इज G1, S एंड G2। तो जो एस फेज ऑफ इंटरफेज है इस समय पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स के अंदर एस फेज में होगा और प्रोकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन से पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ओके, नेक्स्ट 1953 में जब वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था उसी समय वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में भी बताया और डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कहा कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव का क्या मीन है,
इसको समझिएगा। वाटसन एंड क्रिक ने कहा कि अगर कोई भी डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है तो जो डॉटर डीएनए बनते हैं उन डॉटर डीएनए के अंदर पेरेंट का एक स्ट्रैंड जो है, एक स्ट्रैंड पेरेंट का वो कंजर्व रहता है, या हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए जो है पेरेंट का डॉटर डीएनए में कंजर्व रहता है। अगर ये पेरेंटल डीएनए है, ये पेरेंटल डीएनए और ये अपने आप को रेप्लिकेट करके ये जो डॉटर डीएनए बन रहे हैं, इन डॉटर डीएनए के अंदर देखो एक स्ट्रैंड जो है, ये ब्लैक वाला स्ट्रैंड जो है वो कंजर्व है पेरेंट का, और इस वाले में भी ब्लैक स्ट्रैंड जो है वो कंजर्व है पेरेंट का, और दूसरा स्ट्रैंड जो ब्लू वाला है वो न्यूली फॉर्म्ड है। तो इसी को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मीन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसके बारे में वाटसन एंड क्रिक ने बताया। बाद में इस चीज को 1958 में मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव भी किया गया। मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव भी किया गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन हाँ सच में सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसके बारे में जो है आपको क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी में मिल जाएगा। अब जरा समझिएगा कि डीएनए का अगर रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता होगा तो किस तरीके से रेप्लिकेशन होता होगा, इस चीज को हम समझेंगे। अगर ये जो डीएनए है इसमें अगर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो सबसे पहले क्या होता होगा, इन दोनों स्ट्रैंड को, इन दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को अलग होना होता होगा, तभी तो ये एक एक दोनों में जाएंगे। तो इन दोनों स्ट्रैंड को अलग होना पड़ता है, और अलग होने के लिए इनके बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है इनको ब्रेक करना पड़ता होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती होगी एनर्जी। तो डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहली चीज क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, दोनों स्ट्रैंड को अलग करने के लिए दोनों के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उन्हें ब्रेक करना होता है, उसके लिए रिक्वायर्ड है एनर्जी। स्टैंड अलग हो गए, मान लो एनर्जी नहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए और जो है दोनों स्टैंड अलग हो गए। अब इन पे नए स्टैंड बनने होंगे, ये जो ब्लू वाला स्टैंड आप देख रहे हैं इसको बनना होगा, और स्टैंड बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी, न्यूक्लियोटाइड्स की। आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, तो दूसरी चीज होगी न्यूक्लियोटाइड्स की। दो चीजें रिक्वायर्ड है, एनर्जी एंड न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं, इस न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, पहली होती है पेंटोस शुगर, इन केस ऑफ डीएनए जो होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। डीऑक्सीराइबोस शुगर आपको पता है सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होता है। दूसरी चीज इसमें होती है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजन बेस इन केस ऑफ डीएनए एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है, ये भी आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा न्यूक्लियोटाइड। अब ध्यान से देखिएगा, इस न्यूक्लियोटाइड का हमें नेमिंग करनी है। न्यूक्लियोटाइड की नेमिंग कैसे करती है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट का, न्यूक्लियोसाइड का नाम लिखते हैं और प्लस फॉस्फेट का नाम लिख देते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाता है। न्यूक्लियोसाइड का नाम कैसे लिखते हैं, नाइट्रोजन बेस प्लस राइबोस शुगर को ऐड करके। तो यहाँ डीएनए के केस में नाइट्रोजन बेस एडेनिन हो सकता है, यहाँ पे एडेनिन आ सकता है, थाइमिन आ सकता है, गुआनिन आ सकता है एंड साइटोसिन आ सकता है। मैंने मान लो एडेनिन यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और ये राइबोस शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये पेंटोस शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है। तो मैं इसका नाम कैसे लिखूंगा, डीऑक्सी, और यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन बेस की जगह ले लिया एडेनिन, तो एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सी एडिनोसिन, ये नाम होगा। ये नाम किस चीज का होगा, न्यूक्लियोसाइड का। अब मैं इसमें फॉस्फेट जोड़ रहा हूं, एक फॉस्फेट है मोनोफॉस्फेट, ये नाम हो गया हमारे इस न्यूक्लियोटाइड का, दैट इज DAMP, DAMP। अब इन नाइट्रोजन बेस की जगह जैसे मैंने यहाँ पे एडेनिन लिया था वैसे मैं थाइमिन ले सकता हूँ, ग्वानिन ले सकता हूँ, साइटोसिन ले सकता हूँ, और वैसे ही हमें ये नाम मिलते चले जाएंगे। तो जैसे मिला मुझे DAMP वैसे मिल जाएगा DTMP, DGMP, DCMP, तीनों चारों न्यूक्लियोटाइड्स मिल सकते हैं। तो यही चीज हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता है डीएनए स्ट्रैंड को बनाने के लिए। एक तो हो गया DAMP, दूसरा हो जाएगा DGMP, तीसरा हो जाएगा DCMP और चौथा हो जाएगा DTMP। ये चार न्यूक्लियोटाइड हमें रिक्वायर्ड है नए स्ट्रैंड को, डीएनए के नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए। अब ये दोनों चीजें एनर्जी प्लस ये न्यूक्लियोटाइड्स कहां से प्राप्त होंगे, इन दोनों का सोर्स एक ही है, दोनों का सोर्स एक ही है। आप सोर्स को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एटीपी से मिलवाना चाहूंगा। एटीपी आप जानते हैं एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, आपने एटीपी का नाम बहुत सुना होगा। एटीपी एज ए एनर्जी करेंसी यूज होता है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देखिएगा। अगर इसमें एडिनोसिन है और डीऑक्सी नहीं लगा है तो इसका मतलब इसमें होगी राइबोस शुगर, और राइबोस शुगर में सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन होता है, थर्ड पोजीशन पे ग्रुप। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे एडेनिन लिखा हुआ, एडिनोसिन लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे एडेनिन ले रहा हूँ, ठीक है, नाइट्रोजन बेस। अब यहाँ पे हमारा CH2। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े होंगे इससे। तो ये मैंने बनाए 3 फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये 3 फॉस्फेट ग्रुप मैंने इससे जोड़ दिए और ये हमारा बनके तैयार हो गया, एक सेकेंड, और ये हमारा बनके तैयार होगा एटीपी का स्ट्रक्चर। देखो ध्यान से, एडेनिन प्लस राइबोस शुगर, एडिनोसिन, और 3 फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज 1 2 3 ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हो गया एटीपी का स्ट्रक्चर। अब मैंने देखा कि यहाँ पे मैं क्या चेंज कर रहा हूं, मैंने सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन हटा दिया। अब ऑक्सीजन हटाते ही ये कौन सी शुगर हो गई, डीऑक्सीराइबोस शुगर हो गई। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसका नाम क्या हो गया, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज DATP। यही हमारा सबस्ट्रेट है,
क्या है, यही हमारा सबस्ट्रेट है एनर्जी एंड न्यूक्लियोटाइड दोनों के लिए। कैसे है देखो, ये जो दो फॉस्फेट ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, ट्राइफॉस्फेट में दो फॉस्फेट ग्रुप है, इनका जो ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है ये हाईली एनर्जेटिक होता है और ये जब ब्रेक करता है तो रिलीज होती है एनर्जी और हमें पहली रिक्वायरमेंट जो हमारी थी एनर्जी की वो यहां से पूरी हो जाती है। अब जब दो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होंगे तो जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसको जरा ध्यान से आप देखो, जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसको आप ध्यान से देखो, ये देखो न्यूक्लियोटाइड जैसा दिख रहा है। अब इसका नाम लिखो डीऑक्सी, ये रहा सेकंड पोजीशन में ऑक्सीजन नहीं है तो राइबोसुगर का हो जाएगा डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, दैट इज DAMP। तो हमने DATP से दो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज किए तो हमें DAMP भी मिल गया और बॉन्ड टूटने की वजह से हमें एनर्जी की भरपाई भी हो गई। तो दोनों चीजों के लिए सबस्ट्रेट की कौन सा सबस्ट्रेट होगा, DATP। अब ऐसे ही एडिनोसिन की जगह, एडिनोसिन की तरह ट्राइफॉस्फेट में एडिनोसिन की तरह गुआनिन आ सकता है, साइटोसिन आ सकता है, थाइमिन आ सकता है और ऐसे ही सबस्ट्रेट नए नए बनते चले जाएंगे। तो कौन कौन से सबस्ट्रेट हो जाएंगे उनको हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं, ठीक है। एक तो हमारा हो जाएगा DATP, दूसरा हो जाएगा DGTP, तीसरा हो जाएगा DCTP एंड चौथा हो जाएगा DTTP। और ये चारों सबस्ट्रेट्स में से दो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होंगे और हमें जो है DAMP, DGMP, DCMP एंड DTMP, दैट इज चारों न्यूक्लियोटाइड प्राप्त हो जाएंगे। ये हमारा सबस्ट्रेट होगा एनर्जी और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी और ये सबस्ट्रेट होंगे हमारे इन न्यूक्लियोटाइड्स को प्राप्त करने के लिए। ये चीज क्लियर हो गई कि न्यूक्लियोटाइड और एनर्जी कहां से मिलेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, जो हमें दोनों चीजें रिक्वायर्ड थी एनर्जी एंड न्यूक्लियोटाइड वो दोनों हमें सबस्ट्रेट से मिल गया है। अब ध्यान से देखना, ये मान लो हमारा डीएनए है, इस डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को मैंने सिंप्लीफाइड करके लीनियर बना लिया है समझने के लिए, ठीक है। अब मान लो ये जो हमारा डीएनए है ये लीनियर बना हुआ है और मैंने इसमें दिखाया है कि ग्वानिन के साथ साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एडेनिन के साथ थाइमिन और इस तरीके से हमारा डीएनए पूरा कंप्लीट है। अब इस डीएनए के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को मान लो मैंने कट किया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कट हो गए, एनर्जी हमें चाहिए थी, एनर्जी हमें पहले ही मिल चुकी है सबस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स कट हो गए, ये दोनों स्टैंड अलग हो गए। अब इन स्टैंड्स पे नया स्टैंड बनना है, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, मैंने बोला था शुरू में। तो ये दोनों जब डीएनए के स्टैंड अलग होंगे तो इसमें नया स्टैंड बनेगा। तो मान लो पहले इस वाले स्टैंड पे मैं बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वाले स्टैंड को मैं हटा दे रहा हूँ, इस वाले स्टैंड को हटा मैं ब्लू मार्कर से बना रहा हूँ क्योंकि इससे पता चलेगा कि ये जो मैं स्टैंड बना रहा हूँ वो नया है, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्वानिन है तो इन न्यूक्लियोटाइड में से कौन सा वाला आएगा, साइटोसिन वाला आएगा, साइटोसिन वाला न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन वाला न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, यहाँ पे साइटोसिन है यहाँ ग्वानिन आएगा, इसी तरीके से यहाँ पे थाइमिन तो यहाँ एडेनिन, यहाँ पे ग्वानिन तो यहाँ साइटोसिन, यहाँ पे एडेनिन तो यहाँ थाइमिन। ये न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं, आपको पता है। ये न्यूक्लियोटाइड इस वाले न्यूक्लियोटाइड को देखकर आ गए, न्यूक्लियोटाइड आ गया लेकिन स्ट्रैंड अभी नहीं बना। स्ट्रैंड तब बनेगा जब इन न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा। और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा कैसे, इस चीज को समझना है आपको। ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये क्या है, मोनोमर है, मोनोमर। और मोनोमर जब मिलते हैं आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो बनता है पॉलीमर, आपने पढ़ा है। और पॉलीमर को बनाने वाला एंजाइम होता है पॉलीमरेज, पॉलीमरेज। तो इन न्यूक्लियोटाइड से मिल करके कौन सा पॉलीमर बनना है, डीएनए ही तो बन रहा है। ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर के डीएनए स्टैंड को बना रहे हैं तो इस प्रोसेस में भी एक एंजाइम लगेगा, दैट इज पॉलीमरेज। अब इस पॉलीमरेज का पूरा नाम क्या होगा, इस चीज को आप समझिएगा। ये पॉलीमरेज क्या बना रहा है, ये डीएनए की स्ट्रैंड को बना रहा है, यानी डीएनए बना रहा है, तो इसका नाम पूरा हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। ये चीज क्लियर हो गई, क्या बना रहा है, डीएनए बना रहा है, इसलिए इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये जो डीएनए बन रहा है, इसके जो न्यूक्लियोटाइड है ये किसके वजह से यहां पर है, ये साइटोसिन यहां क्यों आया है, क्योंकि यहां पर ग्वानिन था। मतलब ये जो डीएनए का स्टैंड बन रहा है ये डिपेंड है इस पेरेंटल स्ट्रैंड पे। अगर ये पेरेंटल स्ट्रैंड ना होता तो यहां पे ग्वानिन की जगह साइटोसिन नहीं आता। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है ये डीएनए का स्टैंड बना रहा है विद द हेल्प ऑफ डीएनए, डीएनए की मदद से डीएनए पॉलीमरेज डीएनए बना रहा है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कहना मैं क्या चाहता हूं समझना, अगर डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है तो जो चीज बन रही है उसके बेसिस पे इसका नाम क्या हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। अब किस चीज से ये डीएनए बन रहा है, डीएनए से बन रहा है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट। समझ में आया ये चीज। एक चीज और मैं यहाँ पे एग्जांपल और लेकर के समझा दे रहा हूं आपको। जैसे मान लो कि अगर आरएनए से डीएनए बनता, आरएनए से डीएनए बनता तो पॉलीमरेज कौन सा होता, डीएनए बना रहा है इसलिए नाम होता डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। और किससे बना रहा है, आरएनए से डीएनए बना रहा है, इसलिए यहां पर इस समय हो जाएगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये चीज क्लियर हो गई कि ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है इसका नाम कैसे लिखते हैं। तो यहां पर इन डीएनए स्ट्रैंड को बनाने के लिए आएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो हमारा मेन एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन को करेगा। ये चीज क्लियर हो गई। ओके, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ने इन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना दिया और ये हमारा डीएनए का स्टैंड बनकर न्यूक्लियो स्टैंड बनकर तैयार हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड के दो स्ट्रक्चर है इनके बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैसे बनाता है, उस चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है।
ओके ये दो न्यूक्लियोटाइड है और इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज किस तरीके से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है उस चीज को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले नंबर कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम और ये थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम एंड फिफ्थ प्राइम पोजीशन ये आ जाएगी। और इसी तरीके से ये सेकंड वाले में देख लो, फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम और ये थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम एंड फिफ्थ प्राइम, ये हमने नंबरिंग कर दी। मान लो ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, जब फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड आता है कहीं पर तो इन दोनों फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में रिएक्टिव साइड कौन सी होती है, फंक्शनल ग्रुप कौन है, फिफ्थ पोजीशन पे या थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन वाला जो है फंक्शनल ग्रुप है और किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टिव साइड होती है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। तो जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का थर्ड पोजीशन, थर्ड प्राइम पोजीशन है, ये क्या है, रिएक्टिव साइड है। और यही रिएक्टिव साइड जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, सेकंड न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ पोजीशन पे जो फॉस्फेट ग्रुप लगा है उसे जो है रिएक्शन करेगा और बनाएगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, यहां से मिलकर के बन जाएगा हमारे ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और वाटर रिलीज हो जाएगा। जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया। अब ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को मैं ड्रामेटिकली जो है रिप्रेजेंट करता हूं। जैसे मान लो ये पूरे न्यूक्लियोटाइड को मैंने इस तरीके से बना दिया, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, और ये वाले न्यूक्लियोटाइड को मैंने इस तरीके से बना दिया और इन दोनों के बीच में ये हमने फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना दिया। अब ध्यान से देखना, इस वाले फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम खाली है, ये 5 प्राइम खाली है और इस वाले सेकंड वाले न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम एंड खाली है। अब जरा ध्यान से सुनना, जब थर्ड न्यूक्लियोटाइड आएगा तो वो इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, थर्ड प्राइम की ओर जाएगा, क्योंकि थर्ड प्राइम जो है वो हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, रिएक्टिव साइट है। और यहां पे जब थर्ड न्यूक्लियोटाइड आएगा तो ये फिर से इस सेकंड न्यूक्लियोटाइड से क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा और जो है इस तरीके से चेन एक्सटेंड होती चली जाएगी और ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। तो जब भी एक छोटी सी न्यूक्लियोटाइड की चेंज बनेगी तो उस चेन में जो थर्ड प्राइम वाली पोजीशन है वो रिएक्टिव होगी और थर्ड प्राइम की ओर दूसरे जो न्यूक्लियोटाइड नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है वो आके जुड़ते चले जाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो हमें फिफ्थ प्राइम पोजीशन फिक्स्ड मिल जाएगी और थर्ड प्राइम पोजीशन जो वो एक्सटेंड करती चली जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बना रहा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में बना रहा है कि 5 प्राइम हमारा ये फिक्स्ड हो गया और 3 प्राइम की तरफ न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ते चले जा रहे हैं और ये जो हमारी चेन है वो बनती चली जा रही है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाता है या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में बनाता है। इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझ लो और याद कर लो, क्योंकि अभी जब मैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बताऊंगा तो वहां पर मैं यही बात बार बोलूंगा कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में स्ट्रैंड को बनाता है। तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाता है। ये जो क्वेश्चन आता है कि कैसे बना रहा है वो चीज यहां पे आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो थर्ड प्राइम पोजीशन होती है वो रिएक्टिव होती है और थर्ड प्राइम पोजीशन से जितने भी न्यूक्लियोटाइड है वो आकर के क्या होते हैं, अटैच होते चले जाते हैं और थर्ड प्राइम जो है हमारा वो आगे बढ़ता चला जाता है और फिफ्थ प्राइम जो होता है वो हमारा फिक्स्ड होता है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाता है। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ओके नेक्स्ट। ओके अब हम लोग डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है। ये हमारा डीएनए है, डीएनए पे जिस जगह पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करना स्टार्ट होते हैं उस जगह को कहते हैं ORI। ORI का फुल फॉर्म होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सर ऐसा यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि यहीं से जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करना स्टार्ट होते हैं? तो मैंने बताया था कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो ORI पे जो एडेनिन और थाइमिन का जो सीक्वेंस है वो कंटिन्यूअसली कई बार होता है, एडेनिन थाइमिन, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स कम होते हैं और यहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करना इजी होता है। ORI जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में सिंगल होता है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट का जो डीएनए होता है वो छोटा होता है और सर्कुलर भी होता है, तो उसमें एक ORI होता है और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें जो है मेनी ORI होता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब ORI पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है ये तो पता है, लेकिन कौन इस हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने वाला एंजाइम होता है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम जो है इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। अब एक और क्वेश्चन कि सर यहां पर आपने हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक तो किए हैं लेकिन पूरा नहीं ब्रेक किया, क्यों नहीं? क्योंकि हेलिकेज जो है थोड़ा थोड़ा करके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है, एक साथ पूरे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को काटना इंपॉसिबल है क्योंकि बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता होगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होगी, जिसके लिए ये थोड़ा थोड़ा करके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को काटता है और जो है ये एक स्ट्रक्चर हमें मिलता है। जब ये थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड कट करता है तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। ये चीज याद रखिए। फॉर्क मतलब क्या होता है? कांटे वाला चम्मच। तो ये देखो फॉर्क जैसा दिख रहा है, तो रेप्लिकेशन फॉर्क जैसा स्ट्रक्चर ये बनता है हेलिकेज। जब ये दोनों स्टैंड अलग हो गए तो अभी भी संभावना है कि ये दोनों स्टैंड आपस में चिपक जाए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे फिर से अब दोनों बॉन्ड आपस में चिपक ना जाए, इसके लिए इन जो न्यूक्लियोटाइड्स है इससे आकर के एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जुड़ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं SSBP। SSBP का फुल फॉर्म होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती हैं? ये बाइंडिंग प्रोटीन इन स्ट्रैंड से जाकर के चिपक जाती हैं ताकि ये स्ट्रैंड आपस में दोबारा बॉन्ड ना बना ले और ये दोनों स्ट्रैंड ऐसे ही पड़े रहते हैं। ओके एक और चीज, जब डीएनए के स्ट्रैंड्स के बीच में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड इसको जब हेलिकेज जो है कट करता है तो डीएनए के अंदर होने लगती है नेगेटिव कॉइलिंग। नेगेटिव कॉइलिंग का मतलब जब ये जैसे मान लो कि ये डीएनए है, ये इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो जब यहां से इस तरीके से ये यहां से कटिंग स्टार्ट करता है, जब यहां से ऐसे कटिंग करता है हेलिकेज स्टार्ट करता है तो यहां पर इस जगह पे देखो ध्यान से, इस जगह पे नेगेटिव कॉइलिंग होने लगती है। इस नेगेटिव कॉइलिंग को खत्म करता है एक एंजाइम जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज। ये एंजाइम क्या करता है? ये नेगेटिव कॉलिंग को खत्म करता है।
ठीक है। अब ये दोनों स्टैंड ऐसे ही पड़े हैं, अब इन पे हमें क्या बनाना है, नए स्टैंड के फॉर्मेशन करना है। जितना हाइड्रोजन खुला है, जितना अनवाइंड हुआ है, जितना खुला हुआ है, उतने पर ही डीएनए के न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन होगा। देखो कैसे होता है, देखो यहां पे इस वाले स्टैंड पे हमें न्यूली स्टैंड बनाना है। न्यूली स्टैंड बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड क्या सकता होगी, जो हमें पहले ही देख लिया था, वो न्यूक्लियोटाइड मान लो यहां पर आया, ठीक है, यहां पर कहीं पर भी न्यूक्लियोटाइड आया। जब यहां पे न्यूक्लियोटाइड आया तो न्यूक्लियोटाइड को देख करके डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ने कहा कि भाई तुम आ तो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें जोड़ूं किसके साथ तुम्हारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाओ, क्योंकि मेरा काम तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना है। मैं तुम्हें किसके साथ जोड़ूं, कोई है ही नहीं दूसरा न्यूक्लियोटाइड कि मैं तुम्हें इसके साथ जोड़ दूं। तो समस्या खड़ी हो गई। तो इस समस्या को जो है समाधान करता है प्राइमर। क्या करता है, प्राइमर। यहां पे एक छोटा सा न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रैंड आता है, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रैंड आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमर। ठीक है, ये प्राइमर जो होता है ये आरएनए का स्ट्रैंड होता है। क्यों, क्योंकि आरएनए जो होता है मोर रिएक्टिव होता है। तो ये एक प्राइमर आया जो हेल्प करेगा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को, ये जो स्ट्रैंड हम लोग बनाने जा रहे हैं उसके फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को मदद अटैचमेंट में मदद करने के लिए ये प्राइमर आ जाता है। ये प्राइमर बनता है एक एंजाइम दैट इज प्राइमेज के द्वारा। ये चीज भी आप ध्यान रखें कि ये प्राइमर जो है प्राइमेज के द्वारा बनता है और ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के अटैचमेंट में मदद करता है। ये चीज क्लियर हो गई कि जब भी फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा तो उसके प्राइमर को, उसके अटैचमेंट के लिए हमें प्राइमर की आवश्यकता होगी। अब ध्यान से देखना, ये रहा हमारा 3 प्राइमेंड और ये रहा हमारा 5 प्राइमेंड इस स्टैंड का। ठीक है, इस स्टैंड पे हमें नया स्टैंड का फॉर्मेशन करना है। अब मान लो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड यहां पर आएगा कि यहां पर आएगा, ये बात का कंफ्यूजन है। जब मैंने बताया था कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या बोलते हैं स्टैंड का फॉर्मेशन करता है, तो मैंने एक चीज और ध्यान दिलाई होगी कि जब भी आप जो है स्टैंड का फॉर्मेशन करेंगे तो डीएनए जब बनेगा वो एंटी पैरेलल होगा। क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। अगर मान लो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ने यहां से चेन बनाना स्टार्ट किया तो यहां पे कौन सा पॉइंट आएगा, 5 प्राइम आएगा, क्योंकि मैंने बताया था 5 प्राइम जो होता है वो फिक्स्ड पॉइंट होता है और 3 प्राइम जो है वो एक्सटेंड करता चला जाता है, प्रोसीड करता रहता है स्टैंड की तरह। तो यहां पे अगर बनाएगा 5 प्राइम तो ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम दोनों एंटी पैरेलल हो गए, मींस हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर यहां से हम लोग स्टार्ट करते तो यहां पर आ जाता 5 प्राइम और इधर भी 5 प्राइम, और ये 5 प्राइम यहां से अगर इनिशिएट होता तो यहां आता 3 प्राइम और 3 प्राइम क्या हो जाता, पैरेलल हो जाता। और हमें बनाना क्या है, एंटी पैरेलल, इसलिए यहां से इनिशिएशन होगा और यहां पे 5 प्राइम आएगा। ये 5 प्राइम फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो है ये हमारे प्राइमर से जुड़ जाएगा, इसके अटैचमेंट के लिए ये प्राइमर आ गया और यहां पे जनरेट हो गया 5 प्राइम। और ऐसे ही यहां पे 3 प्राइम जनरेट होगा इस वाले न्यूक्लियोटाइड पे, दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा इस 3 प्राइम से जुड़ करके फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाएगा, फिर ऐसे ही दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा वो भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाएगा, फिर ये तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। ऐसे ही जो न्यूक्लियोटाइड है वो आके जुड़ते चले जाएंगे 3 प्राइम एंड पे, और जो हमारी स्ट्रैंड है वो बनती चली जाएगी और यहां पे लास्ट में जनरेट हो जाएगा 3 प्राइम। ये काम कब तक होगा, जहां तक डीएनए अनवाइंड है, जहां तक डीएनए खुला हुआ है, जहां तक हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड काटे हैं, वहां तक ये सारा काम हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये डीएनए का स्ट्रैंड। क्लियर है। दूसरे वाले स्टैंड पे देखो, दूसरे वाले स्टैंड पे मान लो यहां पे अगर न्यूक्लियोटाइड पहले आता है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आता है तो यहाँ पे जनरेट क्या हो जाएगा 5 प्राइम एंड जनरेट होगा और यहाँ पे होगा 3 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड ऐसे एक्सीड करेगा। जब 5 प्राइम पास में आ गया तो ये एंटी पैरेलल के बजाय हो जाएगा पैरेलल, और हमें बनाना क्या है, एंटी पैरेलल। इसलिए एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से अगर हम इनिशिएट करें तो यहाँ पे आएगा 5 प्राइम और ये एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड करके यहाँ पे अगर 3 प्राइम आएगा तो ये दोनों एंटी पैरेलल हो जाएंगे और हमारा जो है डीएनए का स्टैंड बनना सही हो जाएगा। एक चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ से फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड आया, यहाँ पे 5 प्राइम जनरेट होगा। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के अटैचमेंट के लिए फिर यहाँ पे प्राइमर की आवश्यकता होगी, तो हमने यहाँ पे प्राइमर भी अटैच कर दिया, ये हमारा प्राइमर। तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड प्राइमर से आकर अटैच हो गया, फिर यहाँ पे 3 प्राइम एंड इसका बचा हुआ होगा, तो 3 प्राइम एंड पे यहाँ पे फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, फिर तीसरा आएगा वो भी फॉस्फोडाइस्टर, ऐसे जो है एक्सटेंड करता चला जाएगा और यहाँ पर जो है 3 प्राइम एंड बन जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई कि यहाँ से क्यों नहीं, यहाँ से स्टार्ट हुआ क्यों, ये चीज क्लियर हो गई, क्योंकि हमें एंटी पैरेलल बनाना है। दूसरी चीज 5 प्राइम जो होता है वो फिक्स होता है जब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है डीएनए के स्टैंड को बनाता है। तो ये चीज हम लोगों ने देखा कि 5 प्राइम एंड फिक्स था और ये एक्सटेंड करके 3 प्राइम तक चला गया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बन गया। अब देखो यहाँ पर मान लो डीएनए हेलिकेज, जो हेलिकेज एंजाइम है वो फिर आया, जहां तक डीएनए खुला हुआ था वहां पर दोनों स्टैंड बन गए। अब जो है हेलिकेज आया और फिर इसने जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक किए और जो डीएनए है वो और ज्यादा अनवाइंड हो गया और ज्यादा खुल गया। ठीक है, और ज्यादा खुल गया। अब ये जो स्ट्रैंड थे ये पहले से बने हुए थे, ये हमारा प्राइमर था और ये हमारे जो है न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से जुड़ करके मान लो यहां तक ऑलरेडी बन चुका था, यहां तक बन चुका था और ये हमारा था 5 प्राइम एंड और ये था 3 प्राइम एंड। अब मेरी बात सुनो, अगर इस डीएनए स्टैंड पे फिर से न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ेगा तो बताओ किस साइड जाएगा। जब मैंने आपको बताया था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज किस तरीके से जो है हाइड्रोजन क्या बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, तो मैंने ध्यान दिलाया था आपको, जब भी न्यूक्लियोटाइड आएगा तो किस जगह आएगा, 3 प्राइम की जगह आएगा। अब 3 प्राइम पर ये आया, 3 प्राइम पे आया और आगे इसको डीएनए खुला हुआ मिल गया है, मतलब यहां पर अगर एडेनिन रहा होगा तो यहां पे थाइमिन वाला आएगा, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोटाइड मिल गया है इसलिए यहां पर अटैचमेंट और इजी होगा। तो 3 प्राइम एंड पे तो अटैच होगा ही होगा, 3 प्राइम एंड पे अटैच होगा ही होगा, लेकिन तभी अटैच होगा जब आगे डीएनए होगा, पेरेंटल डीएनए होगा। अगर आगे पेरेंटल डीएनए ना होता तब ये थोड़ी यहां पे आता, तब ये एडेनिन की जगह थाइमिन थोड़ी आ पाता। जब डीएनए स्ट्रैंड पेरेंटल होता ही नहीं तो यहां पे 3 डैश एंड होने के बाद भी यहां पे न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं हो पाता, तो 3 डैश एंड पे न्यूक्लियोटाइड आकर के यहां अटैच होगा, फिर ऐसे यहाँ पे 3 एंड जनरेट होगा और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा और स्टैंड जहां तक डीएनए जो है पेरेंटल डीएनए खुला हुआ है, जहां तक अनवाइंड है वहां तक नया स्टैंड बन जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी साइड देखो, मान लो यहां तक जो है यहां से डीएनए बन गया था 5 प्राइम से और ये
इनिशियल जो है हम लोगों ने बना लिया था जहां तक अनवाइंड हुआ था ये 3 प्राइम। अब जरा सोचो कि अब अगर इस वाले स्टैंड पे न्यूक्लियोटाइड आएगा तो किस साइड आएगा, 5 प्राइम आएगा या 3 प्राइम आएगा? रिएक्टिव साइड कहां होती है? 3 प्राइम। तो यहां पे न्यूक्लियोटाइड आएगा 3 प्राइम पे, लेकिन यहां तो पेरेंटल स्ट्रैंड है ही नहीं। जब पेरेंटल स्ट्रैंड ही आगे नहीं है तो यहां पे 3 प्राइम पे आकर के करेगा क्या वो? और 5 प्राइम पे तो जाके जुड़ नहीं सकता, है कि नहीं? जब 5 प्राइम पे जा नहीं सकता, 3 प्राइम पे आगे डीएनए स्ट्रैंड है ही नहीं पेरेंटल, तो अब क्या होगा कि अब फिर से नया न्यूक्लियोटाइड यहां पर आएगा, जहां पर अनवाइंड, जहां तक अनवाइंड हुआ है डीएनए वहां पे फिर से नया न्यूक्लियोटाइड आएगा। और फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जब भी आता है तो मैंने कहा था कि उसके अटैचमेंट के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी? फिर से यहां पे हमें प्राइमर की आवश्यकता होगी, और यहां पे फिर से जनरेट होगा 5 प्राइम एंड, और ये फिर से एक्सटेंड करना स्टार्ट करेगा, और एक्सटेंड करते करते ये इस वाले स्टैंड तक पहुंच जाएगा, और यहां पे हमारा जनरेट हो जाएगा 3 प्राइम। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये चीज क्लियर हो गई। यहां न्यूक्लियोटाइड क्यों नहीं गया? क्योंकि आगे पेरेंटल डीएनए था ही नहीं। और यहां पे जब 3 प्राइम डैश पे आया था, क्यों आया था? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी पेरेंटल स्ट्रैंड था। अब यहां पे पेरेंटल स्ट्रैंड नहीं था, इसलिए उसने यहां से इनिशिएशन फिर से स्टार्ट किया, क्योंकि 5 प्राइम पे तो ये अटैच हो नहीं सकता था नया न्यूक्लियोटाइड। तो नया न्यूक्लियोटाइड यहां गया, और नए न्यूक्लियोटाइड के अटैचमेंट के लिए फिर से प्राइमर की आवश्यकता पड़ गई। ये चीज पूरी क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब ध्यान से देखो, ये वाला जो स्ट्रैंड बना है ये बिल्कुल कंटिन्यूअस बनता चला जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस। और ये देखो थोड़ा थोड़ा करके बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, या इसको बोलते हैं हम लोग जो है लीडिंग, और उसको बोलते हैं लैगिंग। ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट बने हैं डीएनए के, इस वाले में तो पूरा कंटिन्यू एक लाइन सा स्टैंड बनता चला गया। इसमें जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट बने, ये छोटा सा बना, फिर ये छोटा सा बना, इन फ्रैगमेंट को हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अब स्ट्रैंड मान लो फिर से ये हेलिकेज ने यहां पर आके काटा होगा, फिर खुला होगा, फिर यही प्रोसेस हुआ होगा, ऐसे ही करते करते पूरे डीएनए में पूरा प्रोसेस हो गया होगा। यहाँ पे इस वाले स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस पूरा न्यू स्ट्रैंड बना होगा, एक दूसरी साइड पे डिसकंटिन्यूअस पूरा एक स्ट्रैंड नया बना हुआ होगा। अब एक ये जो स्ट्रैंड बने, इनमें एक समस्या है। क्या समस्या है? कि डीएनए के साथ जुड़ा है प्राइमर, और ये प्राइमर है आरएनए। तो इन प्राइमर को हमें निकालना होगा। निकालेंगे कैसे? इसको काट देते हैं, काट के निकाल देते हैं। और काटने का काम ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड को काटने का काम करता है एंजाइम न्यूक्लियेज। कौन करता है? न्यूक्लियस। और आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस होता है 2 प्रकार का, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस। अगर मान लो ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है, और अगर ये बीच में कट कर रहा है, बीच से काट रहा है न्यूक्लियोटाइड को, तो इसको बोलते हैं एंडो, और अगर बाहर से काट रहा है, यहां से एंड से काटता है, तो एक्सो। तो ध्यान से देखो, प्राइमर कहां लगा हुआ है? इस न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड के किनारे लगा हुआ है, तो यहां पर आएगा एक्सोन्यूक्लियस, और एक्सोन्यूक्लियस इस जाले न्यूक्लियो जो प्राइमर है इसको काट के निकाल देगा। कंटिन्यूअस वाले में तो एक ही है, एक ही प्राइमर है, और यहां पे जितनी बार फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा, जितनी बार छोटा स्ट्रैंड बनेगा, उतनी बार प्राइमर आएगा। उस सारे प्राइमर्स को ये कट करके बाहर निकाल देगा। कौन निकालेगा? एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, प्राइमर अलग हो गए। ये वाला एक स्ट्रैंड हो गया कंटिन्यूअस, ये हो गया डिसकंटिन्यूअस। अब ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को आपस में जोड़ेंगे तभी तो पूरा कंप्लीट स्ट्रैंड बनेगा। तो जोड़ने के लिए एंजाइम आता है लाइगेज। इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को जोड़ने के लिए आता है एंजाइम लाइगेज, और ये जो एंजाइम है ये आकर के इन्हें आपस में जोड़ देता है, और दोनों ही स्ट्रैंड जो है बन करके तैयार हो जाते हैं। और इस तरीके से हमारा ये जो डीएनए था ये पूरा रेप्लिकेट हो जाता है, और रेप्लिकेट होकर के अपनी एक और कॉपी बना लेता है। तो ये थी कहानी डीएनए रेप्लिकेशन की। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। और भी कई सारी बातें हैं डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड, जैसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कई प्रकार का होता है, अलग अलग उसके फंक्शंस होते हैं, या फिर मेसेल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर उन सारी चीजों को यहाँ पर मैं डिस्कस करने लग जाऊँ तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा और काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो या कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में आया है, आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।